हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम को वन लाइनर के रूप में देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम हमारा 1 जुलाई 1882 से प्रवर्त हुआ है। प्रवर्त मीन्स लागू होना, प्रभावी होना, लागू होना, प्रभावी होना, प्रवर्त होना, ये तीनों एक ही बातें हैं। यह कब प्रवर्त हुआ है? 1 जुलाई 1882 में। इसके लिए हमें पहले राजपत्र में घोषणा प्रकाशित होती है। यह प्रकाशन की दिनांक या प्रकाशन में प्रवर्त होने वाली दिनांक होती है। क्या है ये? 1 जुलाई 1882। ठीक, इसका एक्ट नंबर है हमारा 4। क्या है एक्ट नंबर 4? एक्ट नंबर क्या होता है? जिस वर्ष में पारित होता है, ये पारित होने वाले क्रम को दर्शाता है। एक्ट नंबर हमारा एक्ट नंबर है 4। संपत्ति अंतरण अधिनियम पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण को लागू है। किसको लागू है? पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण को लागू है। ऐसा अंतरण हमारा जीवित पक्षकारों के मध्य होता है। किनके मध्य होता है? जीवित पक्षकारों के। और जीवित व्यक्तियों के बीच ही अंतरण होता है। जीवित पक्षकारों के मध्य और जीवित व्यक्तियों के बीच ही यह अंतरण होता है। जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति को अंतरण जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति को अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 लागू होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में हमारी 137 धाराएं दी गई हैं। धारा 5 से धारा 37 तक है हमारा चल और अचल संपत्ति को, चल और अचल संपत्ति को। धारा 38 से 53 के तक केवल अचल संपत्ति को है। और धारा 54 से धारा 57 तक हमारा विक्रय है। धारा 58 से 104 तक हमारा क्या दिया गया है? बंधक। क्या दिया गया है? बंधक। और धारा 105 से 117 तक क्या दिया गया है? हमारा पट्टा। 118 से 121 तक विनिमय। और 122 से 129 तक दिया गया है हमारा दान। और धारा 137 से 137 तक अनुयोज्य दावे। ठीक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम हमारा 2 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से प्रकार है वे? फर्स्ट, पक्षकारों के कार्य द्वारा, और सेकंड, विधि के कार्य द्वारा। ठीक है, विधि के द्वारा। फर्स्ट पक्षकारों के कार्य द्वारा और सेकंड है हमारा विधि के द्वारा। पक्षकारों के कार्य द्वारा अंतरण जीवित पक्षकारों द्वारा ही संभव है। जीवित पक्षकार ही होने चाहिए। ठीक है, मृत व्यक्ति नहीं। इस प्रकार के अंतरण के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा आता है? विक्रय हो गया, बंधक हो गया, पट्टा हो गया, विनिमय हो गया, दान हो गया, अनुयोज्य दावों का अंतरण। ये सब हमारे पक्षकारों के कार्य द्वारा होते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा विधि के द्वारा अंतरण। विधि के अंतरण द्वारा उत्तराधिकार, दिवालिया, कार्य संपादन, ये हमारे संपत्ति अंतरण अधिनियम इनको लागू नहीं होता है। फिर आती है हमारी धारा 2। धारा 2 के अनुसार संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 2, धारा 2 में अध्याय 2 मुस्लिम वैयक्तिक विधि के किसी असंगत नियम को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, प्रभावित नहीं करेगा। ठीक। फिर आती है हमारी धारा 2 का ग। इसमें धारा 57 क्या है? धारा 57 अध्याय 4 के सिवाय में उपबंधित के सिवाय विधि के प्रवर्तन द्वारा, आज्ञापति के निष्पादन में अंतरण और न्यायालय के आदेश द्वारा किसी अंतरण को प्रभावित नहीं करेगा। फिर आती है हमारी धारा 3। धारा 3 में हमारी डेफिनेशन क्लोज है। क्या है? धारा 3 में डेफिनेशन क्लोज। इसमें हमारे परिभाषा दी गई है। फर्स्ट आती है अस्थावर संपत्ति। अस्थावर संपत्ति हमारी क्या होती है? अस्थावर संपत्ति, यहाँ पर टीपी एक्ट में हमारी यह परिभाषा नकारात्मक दी गई है, पूर्ण नहीं दी गई है। इसमें नेगेटिव फॉर्म में दी गई है। ठीक है। अस्थावर संपत्ति में क्या नहीं आता? उगती फसलें नहीं आती, खड़ा काष्ठ नहीं आता, उगती घास नहीं आती। ये हमारी अस्थावर संपत्ति में नहीं आती। इसकी हमारी जो
डेफिनेशन दी गई है स्थावर संपत्ति की, वो साधारण निर्वचन खंड की धारा 3 क्लोज 26 के अंतर्गत दी गई है। धारा 3 और क्लोज 26 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, इसमें क्या दी गई है, यहाँ पर हमारी सकारात्मक परिभाषा दी गई है। भूमि, भूमि से प्राप्त लाभ, भूमि में निविष्ट जो चीज़ें दी गई है वो हमारी अस्थावर संपत्ति है। लेकिन धारा 3 में हमारी नकारात्मक परिभाषा दी गई है। और टीपी एक्ट में कहीं भी हमारी संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ संपत्ति चल जो चलायमान होती है और अस्थावर जो चलायमान नहीं होती है। अस्थावर संपत्ति को हमारा नेगेटिव फॉर्म में परिभाषित किया गया है। फिर आती है हमारी लिखित। लिखित क्या है, आवश्यति लिखित। क्या है, आवश्यक लिखित। यह अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम वसीयत पर हमारा लागू नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा अनुप्रमाणन। अनुप्रमाणन क्या होता है, जहाँ दो या अधिक साक्षी होंगे, प्रत्येक ने लिखित पर निष्पादक को हस्ताक्षर करते या चिन्ह लगाते हुए देखें। दो साक्षी होंगे, उनमें से दोनों ने लिखित पर निष्पादक को हस्ताक्षर करते या चिन्ह लगाते देखा होगा। निष्पादक की उपस्थिति में उनके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को लिखित पर हस्ताक्षर या चिन्ह लगाते हुए देखा हो। निष्पादक ने इस संबंध में व्यक्ति को जानकारी प्राप्त की हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है दोनों साक्षी एक साथ उपस्थित हों। दोनों साक्षी का एक साथ उपस्थित होना भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, अनुप्रमाणन का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करना। क्या है, व्यक्ति को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, फिर दिया गया है हमारा रजिस्ट्रीकृत। रजिस्ट्रीकृत धारा 3 में दिया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत। ठीक है, फिर आता है हमारा भूपद। भूपद क्या होगा, जो हमारा मूलित भूमि, जैसे पेड़ हो गया, रूट, ठीक, निविष्ट भूमि में जैसे हमारी दीवार की नींव होगी जो भूमि से जुड़ा हुआ होगा, जैसे हमारा खिड़की, दरवाजे, ये सब क्या होगी, हमारी भूपद होगी। ठीक है, भूपद चीज़ों को सिर्फ अचल संपत्ति माना जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा धारा 3 में हमने पहले बता दिया है अचल संपत्ति को नकारात्मक परिभाषा दी गई है। इस संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती है। ठीक है, ये क्लोजेज एक्ट की धारा 3 क्लोज 26 के अंतर्गत अचल संपत्ति का जो अर्थ है वो क्या है, भूमि, भूमि से या भूमि से मिलने वाला लाभ, कोई लाभ, भूमि से संलग्न वस्तुएं। 3 चीजें आती हैं हमारी अचल संपत्ति में, भूमि, भूमि से मिलने वाला लाभ और भूमि से संलग्न वस्तुएं। फिर आती है हमारी भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ। अचल संपत्ति की एक श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से लाभ हैं वे, पीढ़ी दर पीढ़ी भत्ते, नाव चलाने से प्राप्त लाभ, तालाब या नदी से मछली पकड़ने का हक, बाजार, मेले, हाट, मकान के किराए या लाभ, बंधक प्रतिभूति करना आदि। ये हमारे सब क्या आती है, अचल संपत्ति की श्रेणी से में आते हैं। जो भूमि से प्राप्त उत्पन्न होने वाले लाभ हैं वे ये हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भत्ते, नाव चलाने से प्राप्त लाभ, तालाब या मछली से पकड़ने का हक, बाजार, मेले, हाट, किराए से लाभ, बंधक प्रतिभूति करना आदि। ये हमारे भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ हैं। थैंक यू।